नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन छठे चरण के लिए सियासी दलों के नेता लगातार चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं, तो बीजेपी के चाणक्य गए जाने वाले अमित शाह भी यूपी के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। और अब सबकी नजरें छठे चरण पर हैं और छठे चरण में लड़ाई पूर्वांचल में लड़ी जानी है। इसीलिए पूर्वांचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूपी के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने देवरिया, बस्ती, वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। छठे चरण में महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर में चुनाव होने हैं। और छठे चरण के चुनाव में सबकी नजर गोरखपुर पर आकर के टिक जाती है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। और पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल से ही उम्मीदें हैं। लेकिन सवाल है कि 5वें चरण में अवध से निकलने के बाद बीजेपी को पूर्वांचल की जनता प्यार कितना देती है या फिर नहीं देती है, कितना अगर लोगों का जो लगाव है वो बीजेपी के साथ नजर आता है, ये देखने वाली चीजें हैं। लेकिन ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज उत्तर प्रदेश आते हैं, प्रदेश के अंदर एक बार फिर से वो पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं और साथ ही साथ भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि पार्टी बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। लेकिन इस बार ये मुकाबला बेहद कड़ा है, बेहद दिलचस्प है और इसमें समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन पूरी तरीके से इस मुकाबले को और भी ज़्यादा रोचक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक दल, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका पुराना जो वोटर चला रहा है, कोशिश अलग अलग राजनीतिक दलों की उस वोटर पर नजरें डालने की रहती है। लेकिन देखा जाता रहा है कि बसपा का जो वोटर है वो हमेशा से परंपरागत वोटर उसी के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन ऐसे में क्या इस बार कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? क्या इस बार पहले के मुकाबले परिस्थितियां कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं? ये कहा जा रहा है विपक्षी खेमे के द्वारा कि इस बार का ये चुनाव बीजेपी के लिए आसान रहने वाला नहीं है। तो क्या ऐसे ही हालात है? तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और पहले के मुकाबले कितना ये जो चुनाव है वो रोचक है, कितना ज्यादा पहले के मुकाबले और ज्यादा कड़ा हो चुका है बीजेपी के लिए। आप कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस बार के फेज में, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, आप इस बार अगर सत्ता में वापसी की वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कौन कौन से वो आधार हैं, क्या वो बड़े मुद्दे हैं जो कि इस बार की कैंपेनिंग में, इस बार के फेज के अंदर आप देखने को मिले हैं। इन सभी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये आज की तस्वीरें जो ये दिखाने और बताने के लिए काफ़ी हैं कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है सभी राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन इसमें ये समझना भी होगा कि जब बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि दूसरे राजनीतिक दल, चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इसमें समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी की जो पूरी ताकत है वो इस बार के चुनाव में नजर आती है। लेकिन एक तस्वीर जो कि ये दिखाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि शुरुआत से ही आरोप लग रहे थे कि जो चाचा हैं या फिर कह लीजिए कि जो पूरा परिवार है अखिलेश यादव का, वो कहीं ना कहीं तितर बितर है। लेकिन आप एक तस्वीर जो एक बस के भीतर जो तस्वीर सामने आती है, उसके बाद से सभी इन कयासों पर विराम लग जाते हैं, जिसमें ये नजर आता है कि चाचा, भतीजा और पिता सभी एक साथ उस तस्वीर में देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि परिवार एकजुट है और इसी परिवार की एकजुटता के कारण इस बार का ये मुकाबला सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो मिलकर के लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस बार ये जातिगत समीकरण बदलने की दिशा में क्या एक और बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पहले तक ये कहा जाता रहा कि 2017 का चुनाव मोदी लहर में जीत लिया गया, लेकिन अब 2022 के अंदर आते आते एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का जब प्रोजेक्ट किया गया, तो क्या उस अकेले चेहरे के दम पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ने जा रही है, जीतने जा रही है? और ये कितना ज्यादा आसान या फिर कितना चुनौतीपूर्ण भरा हुआ ये मुकाबला इस वक्त बीजेपी के लिए नजर आता है? समाजवादी पार्टी और उसका जो सहयोगी दल है वो क्या वापस आप सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं? क्योंकि बड़े मुद्दे, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के टूट करके जब दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर लेते हैं, उसमें उनका सहयोग करते हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। लेकिन अब निष्कर्ष यानी कि नतीजे ही ये बता पाएंगे, 10 मार्च को ये तय हो पाएगा कि इसमें असल मायने में किस राजनीतिक दल को कितना नुकसान हुआ है।
और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए जरा आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। आप समाजवादी पार्टी से नेता अशोक यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अशोक जी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राहुल लाल जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में राघवेंद्र सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो समीकरण है वो पहले के चरणों के मुताबिक अब बहुत हद तक बीजेपी के लिए क्या ये आसान है या बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये इस वक्त के फेस नजर आ रहे हैं। आप बहुत हद तक जो चुनावी विश्लेषक हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत के जो 2 चरण थे वो बहुत हद तक चुनौतीपूर्ण थे बीजेपी के लिए, लेकिन अब जो चरण आ रहे हैं, जो आने वाले फेज भी हैं जो चल रहे हैं, वो बीजेपी के होम ग्राउंड है, तो उस पर बैटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। ये बड़ा उम्मीद जो है अलग अलग चाहे वो संगठन के लोग हों चाहे वो विश्लेषक भी हों, उनको ये उम्मीदें हैं। क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव पहले चरण में 80-20 का चुनाव था। 80% में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, 20% में शेष राजनीतिक दल। तो निश्चित रूप से वहां हमें 80% विजय हासिल हो रही है। जैसे हम लोग पूरब में दाखिल हो रहे हैं तो यहाँ 90-10 की लड़ाई हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी 90% और 10% में सपा बसपा कांग्रेस तरीके राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के अंत्योदय विषय को लेकर के लगातार काम किया है। हम लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों तक सरकार के लाभ पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं और 1.5 करोड़ घरों को बिना पैसे के बिजली पहुंचाई है। 7 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 लाख तक का बीमा दिया है। 3 करोड़ शौचालय बनाए हैं। बड़े पैमाने पर गैस कनेक्शन दिए हैं। हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए और उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। कोरोना काल में हम लोगों ने गरीबों को अन्न उपलब्ध कराने का, खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किया है। आज ही तो उनको 15 करोड़ उत्तर प्रदेश में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सुशासन के भी बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से दंगे हुआ करते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सरीखे अपराधी मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घूमा करते थे। आज वो कहाँ है? पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जिस तरीके से अपराधियों को इन लोगों ने टिकट बांटी है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सुशासन और विकास, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें नए नए आयाम स्थापित किए हैं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी दी है। पश्चिमी यूपी में आप टिकट वितरण को लेकर विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं जरा इसमें। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अशोक यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बात कर रहे हैं वो क्या लगी है, चुभी है? ये हमारे राघवेंद्र जी हमारे कई बार साथ में आते हैं, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि रटे रटाए किससे मत सुनाइए जनाब। अपने गुनाह का कोई हिसाब भी दीजिए। वही बातें रटी आप पढ़ते हैं। देखिए, इस बहस का कुछ अलग अरे मान लिया अजन, देखिए सुनिए, वो आपका काम है। आज नया घोटाला आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी का नया घोटाला आपको नहीं, ये नया घोटाला या पहले का घोटाला है जिसको उजागर करेंगे? समाजवादी पार्टी का पहले का घोटाला सुबेन जी यादव जी को बनाना चाहते हैं। अच्छा चलिए, बड़ा खुलासा होने जा रहा है, ठीक है। सुबेन जी परसों वो विचेत्रा थे, वही बातें आपके पास है रटी रटाई। जबकि बहस में क्या, डिबेट में होना चाहिए कि कुछ बातें नई भी कहना चाहिए, कुछ बातें ताजा कहना चाहिए। अगर किसी का आज पेट खाली है तो आज रोटी चाहिए, आज बेरोजगार को आज उसको जो है रोजगार चाहिए, स्टूडेंट्स को आज चाहिए क्लासेस, आज कॉलेज चाहिए, आज यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर खिलाड़ी हैं तो उनको आज स्टेडियम चाहिए। तो आप देखिए, ऐसा कुछ इस सरकार से नजर नहीं आया है। अभी आप देखिए, आप कहते 90-10, मैं ये कहता हूं शायद लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। हमारे दोनों मित्र जो है, हम तो कहते पत्रकार लोगों से बड़ा कोई नहीं है। आप देखिए, नहीं इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां जाके यूक्रेन में जाके लड़ाई के बीच में पत्रकार आपके जो संघर्ष, कोई किसी चैनल के पत्रकार हो, लेकिन जिस तरह से कवरेज दे रहे हैं, मैं पत्रकारिता को नमन करता हूं। अब बात इसकी है कि जो हमारे लोकतंत्र में, हाँ लोकतंत्र की बात मैं कर रहा था, शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब 4 विधायकों की शिकायत सामने टेलीविजन पर और उस पर हुई है। एक विधायक जी खड़े होके, बघेल करके कुछ है रॉबर्ट्सगंज के,
वो सबसे पहले आके आते हैं, लोग चिल्लाते हैं तो अपना कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। एक दूसरा वायरल होता है, उसमें एक प्रत्याशी तो महिला है, तो उससे तो क्या झुक के सलाम करिए, स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं, और दूसरी जो है उससे कहते हैं दंडवत कर, तो जिलाध्यक्ष जो है दंडवत करता है। एक जगह पर हमारे इटावा में सबने देखा है कि मेरी नमस्ते लेते नहीं है, हमें देख के मुंह फेर लेते हैं, क्यों मेरा गल्ला रख लिया, नमक रख लिया, तेल रख लिया, पैसा वापस कर दो। और एक जो थे, जो लौनी के कोई थे, पता नहीं क्या नाम था, वो कहते हैं मैं डीएम की तरह जूते मारूंगा, मेरी भीड़ कम कर दी इसने, मैं लौनी से लेके जूते मारते मारते कहां तक ले जाऊंगा, गाजियाबाद तक। ये चारों बातें हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई होगी। ऐसा भी हुआ है, आपके नेता आए हैं, हेलीकॉप्टर उतरा है, भीड़ नहीं देखी, लौट गए हैं। तो मैं एक शेर अक्सर पढ़ता हूं कि बहुत पहले सुन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। अभी इंडिया टुडे के इंग्लिश एडिशन ने अखिलेश जी की फोटो पहली बार छापी है। मैं वो पत्रिका पढ़ता हूं। छोड़ दीजिए ना सर, छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये हवा जो चल रही है ना, वो किस तरफ चल रही है, और खासकर पूर्वांचल की जो हवा है। अरे हवा की बात करते हैं, अखिलेश जी ने जो कहा था 4 चरणों हम बहुमत के पास पहुंच जाएंगे, 5वें चरण के बाद तो निश्चित मानिए हमारी संख्या 200 प्लस है, 205 हो चाहे 203 हो, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको इसलिए बताता हूं ये बातें कि ये चीजें जब नजर आती हैं, अच्छा एक तरफ उनके यहाँ भीड़ नहीं आती है, एक तरफ उनके यहाँ लोग नहीं आते हैं, लोग डांट के भगा देते हैं, विधायक कान पकड़ रहे हैं। हमारी तरफ अखिलेश जी की यात्राओं में इतनी भीड़ होती है कि शायद अब तक 2-3 करोड़ आदमी उनकी रैलियों में आ चुके होंगे। अगर आप उनकी 25-30 रैली देख लें, रैली नहीं करते हैं वो रथ पे निकलते हैं और जनता का अभिवादन करते हैं। तो ये जो चीज है उनके प्रति हवा बनी है। एक उसने ये लिखा इंडिया टुडे ने कि ग्रेट चैलेंजर। ठीक है मतलब आप समझिए, मोदी जैसे आदमी के सामने ये लिख देना एक बड़ी पत्रकार द्वारा, अखिलेश यादव इज द ग्रेट चैलेंजर, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज पत्रकार अगर हमको अच्छा बताने लगे, अखिलेश की सरकार को आने वाली बताने लगे, तो ये शुभ संकेत हमारे दल के लिए है। 5वें चरण तक हम बहुमत के पास। देखिए सर, इसमें ना राजनीति के अंदर क्या होता है, जनता सर्वोपरि होती है। किसी के कुछ भी लिख देने से या बोल देने से कुछ नहीं होता है। जनता जो तय करती है वही सर्वोपरि होता है। मुझे लगता है कि राजनीति में इससे ऊपर कुछ नहीं होता है, और राजनेता भी यही मानते हैं, कोई चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन जनता जिसको वोट कर दे वही सबसे ऊपर है और उसी की सरकार बनती है। पहले से लग जाता है, पहले से लग जाता है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, राहुल लाल जी को जरा शामिल कर लेता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे। उसके बाद मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए। मनोज जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राहुल लाल जी, ये जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पूर्वांचल के अंदर जो हवा चल रही है और मौजूदा वक्त में जो स्थितियां आप देखने को मिल रही हैं और आने वाले जो फेज भी हैं, कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए हैं और बीजेपी के लिए हैं। बीजेपी के लिए आप इस लिहाज से भी हैं क्योंकि वापस से इन सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है, और पिछली बार जिन पर हार का सामना करना पड़ा था उनको भी जीत में तब्दील करना है, और प्रधानमंत्री के आने का कारण भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए तो चुनौती ज्यादा बड़ी है। हार का जो अंतर था वो ज्यादा था, सीटें बहुत कम मिल पाई थी, लेकिन इस बार अगर सीटों को अपनी तरफ खींचना भी है, जीत अगर उन सीटों पर हासिल करनी है, तो बड़ा यहां पर लक्ष्य रखना होगा। लेकिन जनता का रुझान क्या कहता है इसमें? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शुभेंदु जी कि भारत, अगर हम लोग समाजवादी पार्टी की चुनौती को देखें तो चुनौतियां काफी बड़ी हैं। आप 47 सीट पे हैं और 47 सीट से जो है कि एक तरह से आपको, अगर आप बहुमत पाना चाहते हैं, सामान्य बहुमत, तो आपको 200 सीटों का आंकड़ा आपको जो है कि उसको क्रॉस करना है। लेकिन एक चीज ये भी हम लोग देख रहे हैं शुभेंदु जी की जो स्थितियां 2017 में थी वो स्थितियां 2022 में नहीं है। एक तरह से अगर हम लोग आज के चुनाव की बात करें तो देखिए, शुरुआती चरण में हम लोगों ने, भले आपने जैसे आपने भी कहा कि भाई प्रथम चरण द्वितीय चरण में एक तरह से कहीं कहीं पलड़ा उधर झुका हुआ था। मैं तीसरे चरण के भी कुछ बड़े हिस्से को उसमें जोड़ देता हूं, बुंदेलखंड के हिस्से को छोड़ के, तो भी एक तरह से वो दिख रहा था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पहले में वही वो यादव लैंड की स्थितियां थी, तो वहां तक तो बिल्कुल एक बढ़त की स्थिति ऊपर से दिख रही है। लेकिन चौथे 5वें चरण से जो चुनाव अभी चल रही है, अभी जो आज का भी चुनाव हो रहा है, कहीं कहीं यहाँ पे मुकाबला सीधे सीधे बिल्कुल कांटे का मुकाबला हम लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी चाहे जो भी दावा कर दे कि भाई हम ऐसी सफलता हासिल करें, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर दे, लेकिन जमीन पे चुनौती एकदम इस कदर खड़ी है कि ये मुकाबला जिसको हम लोग कहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए काफी बेहतर भी है शुभेंदु जी, कि आप यहाँ पे कांटे का मुकाबला होना चाहिए। जैसे हम लोग 2017 में जब चुनाव संपन्न हो रहे थे, तो उसमें हम लोग उस वक्त रिजल्ट का हम लोग इंतजार नहीं कर रहे थे कि रिजल्ट शायद देखना भी है, क्योंकि जब चुनाव हो रहे तो बिल्कुल एक ऐसे वेव के साथ हो रहा था
बिल्कुल लग रहा था कि दीवार की इबारत पे जो है कि वो परिणाम लिख दी गई है। वो स्थिति हम लोगों ने 14, 17 और 19 वो 3 इलेक्शंस में देखे, तो उस तरह की स्थिति तो अभी नहीं है। और एक कांटा का टक्कर लगातार हर जगह होते हुए दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आज अयोध्या में ही चुनाव हुआ, अयोध्या के 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज वहां पे भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे आसपास में कई सारे सीटें जो है वो एकदम बिल्कुल, चाहे वो अयोध्या का ही मुकाबला हो या फिर जो है कि मिल्कीपुर सीट को ले लीजिए, गोसाईगंज सीट को ले लीजिए, तो मुकाबला बिल्कुल कांटे के टक्कर का था। कोई हम लोग बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आकलन में नहीं कर सकते कि एक्स पार्टी हम डंके के चोट पर जीत ही जाएगी। तो यह स्थिति है। यही कारण है कि आप देखिए प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जो है कि लगातार वो अपने संसदीय क्षेत्र में हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस तरह से वो बनारस में, तो देखिए पूर्वांचल के ऊपर, अगर पूर्वांचल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा ये है कि भाई बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो वो उस आधार पर वो देखना चाह रहे हैं कि कहीं कहीं हम वहां पे प्रभाव क्षेत्र अपना कायम करें। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरफ से चुनौतियां खड़ी की हैं कि जिस तरह से उन्होंने 2017 की जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, अलग अलग छोटे छोटे दलों को जोड़ना, तो वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग इन्होंने इस बार करने का प्रयास किया। वो क्या फल देंगे वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हर तरफ जहां पर भी नजर मैं बनाता हूं, मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक नजर आ रहा है शुभेंदु। ठीक है, मुकाबला एकदम कड़ा है और इसीलिए माना जा रहा है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी समीकरण हो, कितना काम करता है वो तो 10 मार्च को ही तय हो पाएगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा मनोज मिश्रा जी एक चीज आपसे भी समझना चाह रहा हूं कि ये माना जा रहा है कि शुरुआती फेज को अगर छोड़ दे, जिसका जिक्र राहुल लाल जी भी कर रहे थे कि बहुत हद तक चुनौती तो उस फेज में थी, लेकिन अब जो धीरे धीरे फेज सामने आ रहे हैं जो या फिर जो फेज चल रहे हैं, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए होम ग्राउंड है और इस पर बैटिंग उनकी अच्छी हो, इस बात की उम्मीदें तो न सिर्फ पार्टी कर रही है बल्कि जो एनालिस्ट हैं वो भी यही देख रहे हैं कि इस फेज के अंदर बीजेपी का मार्जिन ज्यादा हो सकता है, कुछ ऐसी संभावनाएं, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। सुबंधु जी, बड़ा मैंने राघवेंद्र जी, अशोक जी और सबके पक्ष सुने, सबकी बात भी सुनी। वो मापदंड कहां तय होता है कि पीछे 3 चरणों या 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर थी, किसी अन्य के भारी थी। देखिए, जब आप 100 में 80 नंबर से पास हुए रहते हैं, हम चरण वाइज चर्चा कर लें कि इसमें कितनी सीटें थी और भाजपा के पास कितनी थी, विपक्ष के पास कितनी थी। आज 5वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, 3 फरवरी को छठे चरण का चुनाव होगा। आप देखिए तो 80% से ज्यादा हर चरण में सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं। अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक, प्रयागराज भी है, बाकी अन्य जिले भी हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए 2017, 2014 में देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया, खासकर उसका असर उत्तर प्रदेश रहा, 80 में 73, और उसके कई कारण थे। 90-91 के बाद जो बदलाव आया प्रदेश की राजनीति में, मंडल कमंडल के बाद, तो 2 दल उभरे जिसमें मुलायम सिंह का नेतृत्व कर रहे, दूसरे के मायावती। 2007 2012, 2007 में मायावती की पूर्ण बहुमत सरकार, 2012 में अखिलेश यादव सरकार। उसके बाद 44 से सीधे भारतीय जनता पार्टी स्वयं में 312, गठबंधन में 325 और 47 सीट पर अखिलेश यादव हैं। ये कहा जाए कि साहब कौन कितना जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मीटर है कि गिरने वाले की स्थिति कहां हो रही है, जाने वाले चढ़ने वाले की स्थिति कहां हो रही है। लेकिन जो परिस्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां ये बदली हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी 20 राज्यों में जिसकी सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं अपना दल और निषाद या अन्य पार्टियों के गठबंधन के साथ में अपने इतिहास को या अपनी सीटों को पुनरावृत्ति के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ अक्सर या हर चुनाव में मायावती ट्रायंगल रूप में एक फैक्टर हुआ करती थी, या जब मायावती सरकार थी तो समाजवादी ट्रायंगल हुआ करती थी, या समाजवादी मायावती सरकार होती तो भाजपा ट्रायंगल हुआ करती थी। आज ट्रायंगल का फैक्टर कम दिख रहा है। अखिलेश यादव के गठबंधन में, चाहे वो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत की बात कर ले या हम राजभर की बात कर ले, तो लड़ाई या पक्ष विपक्ष बिल्कुल आमने सामने। अशोक जी, एक बात से हम इत्तेफाकी आपके रखते हैं, आपने कहा कि अब पत्रकार या मीडिया हमारे बारे में सकारात्मक सोच रहा है। सकारात्मक हमारे बारे में हमेशा सोचते थे, पक्ष और विपक्ष हमारा जो अपना काम हम वो करते रहते हैं, लेकिन अब पार्टियों को नहीं देखे तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। नहीं, मैंने राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए फिर बोलिएगा, मैं बीच में टोकता नहीं, मेरी आदत है। शुभेंदु जी, मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनके दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है, और कड़ी टक्कर में जो परिणाम आते हैं ना, वो 10 तारीख को जो मतगणना होगी वो भी बड़े अप्रत्याशित होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि
पन्ना प्रमुख, बूथ स्तर, इनका प्रबंध तंत्र। अगर देखिए गृह मंत्री की अगर आप बात करें, गृह मंत्री अगर कैराना में पर्चे बांटते दिखते हैं, हैदराबाद के कारपोरेशन चुनाव में दिखते हैं, वो कोई मजाक की बात नहीं। वो होता है कि पार्टी चुनाव को और अपने लक्ष्य को कितना सीरियसली लेती है। वहीं दूसरी तरफ जो कमियां थी, चाहे वो शिवपाल यादव की बात कर ले, चाहे वो आजम खान की बात कर ले, अमर सिंह नेहरा उनकी बात कर ले, बहुत सारे विवाद थे 5 साल में बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के, तो उस पर भी चर्चा होती रही। आज स्थिति यह है कि 5 चरण के चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 325 सीट को बहुमत के ऊपर ले जाना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसमें केंद्र से चाहे बड़े नेता हो, योगी जी एक बड़ा चेहरा है प्रदेश का और देश का ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन यह कहा जाए कि साहब टक्कर नहीं है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी गठबंधन के जरिए वो चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अवध रहा हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश रहा हो, हर जगह नेक टू नेक फाइट है। क्योंकि तीसरा दल अगर सक्रिय होता शुभेंदु जी, स्थितियां क्लियर करने में ज्यादा आसानी होती। तीसरा दल कहीं कोई दिख नहीं रहा है और यही बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ऐसे सीमांत वाले जो इलाके हैं ना, अब वहां पर अज़दुद्दीन ओवैसी की जो भूमिका होगी या मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वहां पर क्या उनका प्रभाव होगा, जरा इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन राघवेंद्र जी, ये जो पश्चिमी यूपी से चली हुई हवा है वो पूर्वांचल तक आते आते उसी रफ्तार में है या हवा का रुख बदल चुका है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो वो हवा जो वहां से चली थी वो पश्चिमांचल तक आते आते पूर्वांचल तक आते आते, माफ कीजिएगा, क्या कुछ बदल पाई है? दिशा उसकी बदल गई है, रुख मुड़ गया है? नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हवा चली थी निश्चित रूप से उतनी तेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पूरब में बढ़ रहे हैं, मैंने कहा ना 80-20 की लड़ाई थी, यहाँ 90-10 की लड़ाई हो गई आके। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारी बिल्कुल तूफान बन गया है। शेष राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विपक्षी दल तो यही कह रहा है ना राघवेंद्र जी, पसीने छूटे हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं को बार बार आना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि हमने काम किया है। मेरी बात होने दीजिए, हमें लग रहा है पूरी बात आ जाएगी। ये हम लोगों का तरीका होता है चुनाव लड़ने का। हम लोग चुनाव जो लड़ते हैं पूरी ऊर्जा से लड़ते हैं। हमारे यहाँ वार्ड अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरी ईमानदारी से संघर्ष करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पर पर्चे बांटते हैं। हमारे गृह मंत्री जी घर घर में जाकर संपर्क करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जनसभाएं करते हैं। हमारे पास लीडरशिप है। हम छाती ठोक के कहते हैं हमारे पास सैकड़ों नेता ऐसे हैं अखिलेश यादव के स्तर के, तो हम लोग उनको इस तरीके से उनका उपयोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इनके पास है क्या? ये खाली डब्बे है सिर्फ। ये लोग सिर्फ एक राजनीतिक दल बना लिया और उसमें एक लीडर है। इसके अलावा इनके पास नीचे कहीं कुछ नहीं है। मैं ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ। इसमें आप देख लीजिए, आप लोग भी समाज में रहते हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष भी आपको उपलब्ध होंगे, जिला अध्यक्ष भी उपलब्ध होंगे। दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए सर कि पश्चिम यूपी में बीजेपी को उतना ज्यादा खतरा नहीं है, डर नहीं है। जो मुकाबला था, फाइट तो बहुत टक्कर की रही है ना, परिणाम चाहे जो भी हो। शुभेंदु जी, राघवेंद्र जी बहुत परिपक्व हैं। नहीं, रटी रटाई बातें करते वो ये चौथी बार में चलिए राहुल लाल जी, आपका काम है। अशोक भले व्यक्ति हैं, नहीं का जवाब भी है। अभी हमारा आमना सामना पैसे परिचय होगा तब पता चल। देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। नहीं, आप सपा लायक है नहीं तो शामिल करवा रहे हैं क्या इसी चुनाव में आप? नहीं, ये अलग बात है। देखिए, मैं एक शायर हूँ, सारे देश में लाल किला वगैरह सब पे कविता पढ़ता हूँ। आजकल बल्ले छापी है, कई गाने हमारे फिल्मों में आए 14-15, ये अलग बात है। लेकिन अखिलेश जी के साथ पिछले 22 सालों से मैं हूँ। हमारा जो क्षेत्र है बर्थना कस्बा है और पहले कन्नौज में था, तो 22 सालों से पहले वो यहाँ पर आए थे, तब से आज तक मैं उनके साथ में हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अखिलेश जैसा व्यक्ति मैं बहुत करीब रहा हूं, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से मैं बहुत वाकिफ हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि देखिए, आपने कहा अखिलेश जैसे नेता हमारे यहाँ बहुत हैं। आज हिंदुस्तान में उस नेता की हैसियत 3-4 नेताओं में शामिल हो चुका है, और जो कमी थी वो आपने पूरी कर दी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेट के जरिए दुनिया देखती है। अखिलेश जी को आपने पहले फिगर यूपी की थी, वो आपने बढ़ चढ़ के बातें करके इंडिया की फिगर बना दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय फिगर अखिलेश यादव हो चुके हैं। ये चर्चा है, अगर 22 में चुनाव जीतते हैं
तो 24 का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होगा, ये चर्चा होने लगी। चलिए, यहां से आपने बड़ा संकेत दिया, मैं इस पर भी बात करूंगा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं जरा इस पर भी बात करूंगा। हाँ, जल्दी से बात पूरी कीजिए। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सब लोग काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पर बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में छोटा बड़ा कार्यकर्ता यानी इस तरह की पूरी जो भाषण हुए थे, मोदी जी के बौखलाहट चेहरे पे थी, अमित शाह की थी, योगी की थी, इतने बौखलाहट सारे काम किए, इतना प्रलोभन दिया, लोगों को शामिल किया, इसके बाद ही मोगी खानी पड़ी। यहाँ उससे अधिक मोगी। तो वही स्ट्रेटेजी क्या ममता बनर्जी से ली है? इसीलिए ममता बनर्जी को बुलाया गया क्या उत्तर प्रदेश में? वो देखिए, सुनिए, आशीर्वाद देने आई थी भाई। पश्चिम बंगाल में अप्रत्याशित लाभ मिला था, सरकार ना बन पाई थी, अलग विषय अशोक जी। अशोक जी, क्षमा चाहता हूँ अशोक जी, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन वहां हमारी सीटें 50 आई थी। 50 सीटें हम लोग 2000 के अंतर में हारे थे। अरे मेरी भाई देखिए, सरकार बनना ना बनना अलग, हम वहां पश्चिम बंगाल में किस स्थिति में थे ये भी देखा करिए, सही आकलन किया करिए। अशोक जी आप शायर हैं। नहीं, समाज अशोक यादव जी तो इसी बात से खुश है कि आपकी सरकार नहीं बनी है, सीटें चाहे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार नहीं बननी चाहिए बस। जिसकी सरकार हम हिंदुस्तान में होती है, उसके खिलाफ आप तो पब्लिक होती है। ये 5 साल का जो उनका पाप है, देखिए गलतियां लोग करते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में पाप हुआ है। खेत चर गई गैया, लोगों की नौकरी छीन ली गई, शिक्षा मित्रों को हटा दिया गया, नौकरियां निकली नहीं, पूरी तरह से जैसे स्मार्ट सिटी की बात थी, सारे शहर गंदगी से लवरेज हैं। चलिए, मैं उस बड़ी घोषणा पर भी आऊंगा जिसमें कहा जा रहा है कि पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल किया जाएगा। कितनी बड़ी बात, मतलब आप देखिए अखिलेश जी का नेतृत्व देखिए, बातचीत देखिए, उनके घोषणा के बाद अगर सरकार बनती पुरानी पेंशन बहाल होगी। झारखंड ने कर दिया है और बिहार ने कर दिया। मुझे एक चीज बताइए ना अशोक यादव जी, ठीक है, आप ये अगर आप ये कह रहे हैं तो इससे पहले भी तो टर्म आपके पास था ना, आपने करके दिखा देते, तब क्यों नहीं करके दिखाया? आपने आज सवाल खड़ा कर दिया बस। इन 5 सालों आप कह रहे हैं कि सत्ता में बिठा दीजिए तब हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, लेकिन इससे पहले भी तो आपकी सरकार थी ना, आप लागू करके दिखा देते तब मान जाते। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एक पार्टी मत बनिए समझ जी, आप भी अच्छे पत्रकार हैं। इन 5 सालों में जो पाप हुए हैं, आज बताइए आप, आदमी बेरोजगार मेरे साथ खड़ा हुआ है, जिनके खेतों को गाय ने चर लिया, जिनकी खाद महंगी कर दी गई। बिल्कुल बड़ा सवाल है सर, वाजिब सवाल है, कौन मना कर रहा है? आदि हो गई, इसलिए जनता साथ में खड़ी है। जनता साथ खड़े होने का मतलब केवल इतना ही है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ सर, मैं उस पॉइंट पर नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ आप जो पुरानी पेंशन को लेकर के कह रहे थे, मैं सिर्फ उस पॉइंट पर बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सर, राहुल लाल जी को भी जरा शामिल कर लेता हूँ। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले आप? पूरी बात नहीं कह पाते। देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, देखिए यहाँ पे संक्षेप में मैं खत्म कर दूंगा। देखिए, पंजाब को जब पश्चिम बंगाल को लेके आकलन करते हैं, तो बीजेपी के आकलन को अब 2 रूपों में हम लोग देख सकते हैं। एक तो वो ये कहेंगे कि इसके पहले के विधानसभा चुनाव में उनको 3 सीटें थी और इस बार वो 77 सीट्स आए, उस दृष्टि से उनकी सीटें बढ़ी। 50 नहीं 77 सीट्स रहे उनके लास्ट में। ठीक है, बाद में उनके सदस्य इधर उधर। लेकिन दूसरा आयाम अगर हम लोग लोकसभा चुनाव से तुलना करते हैं उनकी, तो लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा चुनाव पे बढ़त देखते हैं कि कितनी बढ़त आई थी उनको, तो 19 उन्होंने लोकसभा सीटें जीती थी 2019 में, और विधानसभा चुनाव में जो उनकी बढ़त होती है वो 121 होती है। अगर वो वही बढ़त बरकरार होती तो उनको 121 सीटें उनको आनी चाहिए। तो अगर उस दृष्टि से हम लोग तुलना करते हैं तो वो कम है, लेकिन हाँ, अगर विधानसभा से विधानसभा की तुलना करते हैं तो फिर उसमें अप्रत्याशित वृद्धि है। लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश के मामले में जो 2-3 चीजें हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखनी होगी यहाँ पे, कि चुनाव कहीं न कहीं एक अलग एंगल हर चुनाव में, हर चरण में जो हम लोग देख रहे हैं, प्रथम चरण से लेकर अब तक, इसमें नए नए मुद्दे भी जुड़ते जा रहे हैं, अलग अलग मुद्दों के साथ है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई कॉमन मुद्दा ढूंढ सकते हैं। जिस तरह का मामला, मान लीजिए कि पशुओं का ही मामला है, आवारा पशुओं का मामला, वो पश्चिमी यूपी में भी था, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसका प्रभाव कम था, क्योंकि वहां पे किसानों के पास बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं वहां पे। लेकिन पूर्वी यूपी तक आते आते इसका प्रभाव हम लोग बड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जमीन के टुकड़े छोटे हैं यहाँ पे। तो अगर किसान यहाँ पे नुकसान, वहां पे अगर पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं तो किसान उसको सहने के हालत में नहीं है। तो आप देखिए कि इसका प्रभाव, देखिए विपक्ष तो इसको उठा रहा था, लेकिन जन सरोकार का ऐसा मामला रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक तरह से उन्होंने भी इसको एड्रेस में उठाया। तो मैं इसको शुभेंदु जी लोकतंत्र की खूबसूरती के रूप में देखता हूँ कि विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, अंत सत्ता पक्ष को भी आना पड़ रहा है, या फिर सत्ता पक्ष का शुभेंदु जी एक बड़ा मामला हम लोगों ने देखा कि वो अगर राशन के मामले को उठा रहे थे तो विपक्ष को भी आश्वासन देना पड़ा कि हाँ, ये स्कीम अभी जरूरत पड़ी तो ये स्कीम जो है, एक तरह से समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हम ही इसे आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरह से जनता के मुद्दों के ऊपर दोनों जगहों पे कुछ ना कुछ दोनों पक्ष एक दूसरे से आपस में ले भी रहे हैं, ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं इस मुद्दों का।
ठीक है, मनोज मिश्रा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। मनोज मिश्रा जी, अब हम जो आप शुरुआत में पहले भी कह रहे थे कि बीएसपी का जो वोटर है, ये सीधे सीधे दो आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन अगर कोई तीसरा दल भी अगर इसमें शामिल हो जाता तो बड़ा रोचक मुकाबला और ज्यादा नजर आता और कहीं समीकरण बनते बिगड़ते हुए देखने को मिल सकते थे। लेकिन बीएसपी आज उस स्थिति में नहीं आपको नजर आती क्या कि वो किसी भी लिहाज से किसी राजनीतिक दल की, अगर वहां हर एक विधानसभा वाइज में बात कर रहा हूं, क्योंकि बीएसपी ऐसा क्योंकि आकलन किया जाता है कि वहां पर साइलेंट वोटर होता है, और जब वो वोट पड़ जाते हैं, जब आकलन सामने आता है तो उसके बाद पता चलता है कि साहब इतनी जो है वोट परसेंटेज वहां बीएसपी की नजर आती है। अब इसलिए क्या हम आकलन करते हुए अगर बीएसपी को कम आंक रहे हैं तो क्या ये गलती के तौर पर है वाकई में, या फिर कम हो चुकी है? नहीं शुभेंदु जी, दरअसल आंकने की चर्चा या बातें तब हो जब उनके प्रमुख, चाहे नेता हो, मायावती हो या बाकी अन्य लोग हैं, वो खुद इस चुनाव में उस तरीके से सक्रिय नहीं जैसा कि पूर्व विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में रहा करते थे। उसके पीछे बेसिक कारण है। कारण क्या है कि कांसीराम के कैडर से खड़ी की गई पार्टी टिकटों के वितरण और पावर आया राम गया राम के चक्कर में कहीं न कहीं वो कैडर एक एक करके खत्म होता चला गया। आज अन्य पार्टी के प्रमुख पदों पे जो शोभायमान है वो इनके बड़े नेता हैं, और ये मायावती जी हमेशा जरा सत्ता में रहने पर भी वो नहीं रोक पाई नेताओं का जाना पलायन होना, और सत्ता में जब नहीं रहता कोई क्षेत्रीय दल तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कहना चाह रहा हूं 2014 में जो उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण का पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित का जो ताना बाना था, जिसमें नेता और पार्टियां बंधी और बनी हुई थी, वो पूरी तरीके से टूटा, ध्वस्त हुआ, और उसी का परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत लोकसभा में और विधानसभा में उसको मिला। लेकिन अखिलेश यादव ये कहिए कि 2012 से 2017 तक सत्ता में थे, 17 के बाद भी वो ऐसा नहीं कि निष्क्रिय हो गए। उन्होंने प्रयास किया, एक गठबंधन उनका कांग्रेस के साथ था, दूसरा उनका मायावती के साथ था। दोनों गठबंधन में मौखिक खाने के बाद वो तीसरे वे में बढ़ते रहे, और कोरोना काल के दौरान या उसके बावजूद विपक्ष का चेहरा बनने में उन्होंने मजबूती दिखाई, जबकि परिपक्वता, मेच्योरिटी, उम्र के पायदान पे मायावती बन सकती थी। कारण यह था कि नेताजी उम्र के पायदान पे थे, या बीमार कहिए, या सक्रियता नहीं रही उनकी उस तरीके से, लेकिन वो मौका या वो जगह ऑक्युपाई किया अखिलेश यादव ने। और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे किसानों की बात हो, जयंत की बात हो, या हम अवध की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, या पूर्वांचल की बात कर लें। और शुभेंदु जी एक बात मैं बताना चाहूंगा, पूर्वांचल में स्थितियां बहुत किसकी कितनी मजबूत हो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे आजमगढ़ है, अब आजमगढ़ में मोहसिना किदवई, अहमद डंपी को छोड़ दें तो अब तक आजादी के बाद से यादव ही वहां सांसद हुए, पार्टियां भले कोई और हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत जी रहे या कोई अन्य रहा हो। देखिए, किसी को कम आंकने का काम मेरा नहीं है, लेकिन जो स्थितियां मौजूदा चुनाव में, अभी आप देखिए पीछे जिला पंचायत के चुनाव हुए, ग्राम प्रधानों के चुनाव हुए, या बाई इलेक्शन हुए, तो मायावती बाई इलेक्शन में तो उतना नहीं करती थी, लेकिन वो भी उन्होंने पॉलिसी चेंज किया। तो हम नहीं तय करते हैं, तय करती है जनता। बिल्कुल 44 से 325 भारतीय जनता पार्टी अगर पहुंची, तो अखिलेश भी अगर 47 से आज वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने खड़े हो रहे हैं। और रही बात, जैसे अभी राघवेंद्र जी या अशोक जी कह रहे थे, ये कम उपलब्धि है अखिलेश यादव के लिए, क्या कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और उसकी इतने बड़े कैडर के नेता, वो जब जरूरत पड़ती तो प्रियंका जी को टारगेट करते हैं, और लगातार चुनाव सीधे अखिलेश उनके सामने है। ये एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, अब बाकी जनता तय करती है कि जनता को क्या करना है, किसके साथ कैसे किया जाना। गठबंधन में भी मायावती के साथ किसी ने कोई गठबंधन नहीं किया, इसका मतलब कि लोग, शुभेंदु जो मैं कमिट कर ले रहा हूं, किसी भी विपक्षी दल को जो भाजपा के साथ नहीं हुआ उसको अखिलेश दिखे हैं, मायावती नहीं दिखी हैं। यही वजह है कि हम चुनाव के ट्रायंगल देख करके, या तीसरी जो सोच है, भाई तीसरे में आप प्रियंका को क्यों लगाते हैं? 32 साल बाद जो एकदम कैडर खत्म हो चुका था, टूट चुका था, 10 साल के यूपीए सरकार के बाद भी प्रदेश में कांग्रेस अपने मतलब किसी भी स्थिति में नहीं रही। प्रियंका जी प्रयास कर रही है, परिणाम भले उनको 24 में 27 में 29 में मिले, तो अगर तीसरी विंग में जाएंगे तो मायावती के बराबर हम प्रियंका जी को भी देखते हैं, उनके संघर्ष को भी देखते हैं, लेकिन लड़ाई आमने सामने की जी। लेकिन इसमें मुख्य मुकाबले के अंदर अखिलेश यादव और उनका जो सहयोगी दल है वो नजर आता है। मैं इसमें जरा इसीलिए पूर्वांचल में सबसे बड़ी चुनौती अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के सामने है क्या? आने वाले फेज समाजवादी पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है?
देखिए पूरब हमारा सबसे मजबूत पूरब है। पूरब जब हम पहुंचेंगे, जो लास्ट के 2 चरण होंगे उसमें हमने, आवाज कुछ कट रही, हेलो, हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है अशोक जी, ठीक बात आपकी है। आवाज मिल रही है अशोक जी, अपनी बात ये जो आखिरी के कुछ डिस्टरबेंस है, ठीक करा जी जी कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है जी। जी जी। ये आखिरी के 2 चरण हमारे इसलिए मजबूत हैं कि पूरब में समाजवादी पार्टी शुरू से बहुत मजबूत रही है। और इस बार देखिए अभी मनोज मिश्रा आप भी उस दिन थे, आपने एक बात कही थी, अखिलेश जी इसलिए मजबूत है कि कोई आदमी ने बसपा छोड़ी तो अखिलेश जी के पास आया, 17 एमएलए छोड़ कर आए हैं, 14-15 भाजपा के आए हैं, किसी को भी दिक्कत तो अखिलेश जी के पास आदमी आया। मतलब सैकड़ों नेता बड़े से बड़े, उनका केवल विकल्प में अखिलेश जी नजर आए, कोई दूसरा नजर नहीं आया। इसीलिए अखिलेश जी का जो कद बढ़ा है ना, कि लाइन लगी 3 महीने लगातार वो ज्वाइनिंग कराते रहे। आप हर बरादरी का बड़ा नेता। अब ये देखिए कि जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, उनके जो दामाद हैं सिद्धार्थ अवस्थी, अखिलेश जी के पास आके उन्हें फूल देते हैं। नहीं, इस बात का ये है ना कि आदमी का मन उस आदमी के लिए कितना शानदार है। अभी आपने कहा कि सपा में नहीं होना चाहिए, मैं एक शायर आदमी, मुझको उन्होंने 12 साल जिला अध्यक्ष बना के रखा, 2 साल में मंत्री रहा, आज उनके पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। अखिलेश जी की पार्टी इस वक्त बनकर नई हवा और नई सपा है, बिल्कुल नया सोच है। उन्होंने पूरे पार्टी से गंदगी साफ कर दी है। और जहां जातिवाद का था, परिवारवाद की बात थी, तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं, अकेले वो लड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह की पार्टी देखिए अलग है, उनके पार्टी सपा है, हमारी पार्टी सपा है, अकेले वो लड़ रहे हैं। उसके अलावा कि जातिगत देखें तो मात्र 26 टिकट यादवों को दिए हैं, हर बिरादरी को 12, 15, 16। तो ये जो जातीय संगठन उन्होंने बनाया है बहुत शानदार बना। इसलिए हमारे दल में लगभग ये तय है कि आइए हमारा जो 5वां चरण खत्म होगा तब तक हम बहुमत के पास बनाए पहली विकास पहुंच जाएंगे। अच्छा एक चीज बताएं आपको, अच्छा चुनाव तो 10 तारीख को डिक्लेयर होगा, हम आगे से कैसे करते हैं? अभी मोदी जी का एक भाषण है, शायद इतना शर्मनाक भाषण है कि हम प्रदेश को 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन देंगे, यानी 65% आदमी को वो गरीब मान रहे हैं। हम भी उसमें आ जाएंगे, हम भी साधारण आदमी हैं। तो 65, आपने सबने सुना होगा कि 15 करोड़ लोगों को देश में 15 मतलब 65% गरीब बनाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। दुनिया में किसी भी ऐसा प्रधानमंत्री ने नहीं कहा होगा कि आने वाले वक्त में हम 65% लोगों को फ्री राशन होता है, गरीब है। अरे 15 अच्छा करोड़ ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। राशन दिया जा रहा है। अरे उन्हें गरीब बना दिया है, हाँ। पूरे प्रदेश को गरीब रखा है, लाचार बना के रखा है, रोजगार के नाम पर जीरो कर दिया है। इतना ज्यादा पूरे 5 साल में राघवेंद्र जी जनता समझ गया। राघवेंद्र जी जरा जवाब दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, जरा जवाब ले लें राघवेंद्र जी, जवाब। देखिए अशोक जी ये कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, ये समाजवादी पार्टी का एक नारा है। तो पुरानी समाजवादी पार्टी में कमी क्या थी? कुछ थी कमी, भाई कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। अरे तो दूर करिए। नई हवा नई सपा आज तक तो कोई समाजवादी समझा नहीं पाया। एक तरफ अपने 4-5 वर्षों का, अशोक जी मेरा बात बोलिए, इसमें पिछले 5 वर्षों में आप अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, फिर कहते हैं वो पुरानी समाजवादी पार्टी खराब थी। क्या माननीय मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी खराब थी क्या? तो नई सपा का नारा आप लोगों ने क्यों दिया? मुझे लग रहा है ये उचित है या नहीं उचित है, ये आपके पाले में गेंद है। अब क्या सब आप कहने के तात्पर्य मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बेहतर समझते हैं। अब देखिए चर्चा करने के लिए मैं तुलना करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ये विकास की बातों में तुलना करना चाहता हूँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने 2012 से लेकर, देखिए तुलना तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका रूप कैसे सामने आएगा? आपका रूप रंग कैसे सामने आएगा? हम आपकी आर्थिकता पे भी चर्चा करेंगे, आपकी गुंडागर्दी पे भी चर्चा करेंगे, आप लोग आतंकवादियों के घर जाते हो वो भी चर्चा करेंगे, आतंकवादियों से प्रचार करवाते हो वो भी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का कार्यस्थानी सामने कैसे आएगी? देखिए जब 2012 से अशोक जी प्लीज अब मेरी बात हो जाने दीजिए, अशोक जी बात हो जाने दीजिए। अच्छा ठीक है अशोक यादव जी, 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में लोगों ने 1,99,000 सरकारी नौकरी दी। ये आप भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, जिसमें 1.5 लाख आंकड़े मत बनाइए, कोई आंकड़े को याद रखता नहीं। आज क्यों नहीं आंकड़े भाई, आधार तो आंकड़े ही होते हैं और सरकारी आंकड़े होते हैं। शौचालय अच्छा गैस के अरे कपड़ा रखना है भाई, बिना आंकड़े के दम नहीं आती है। आप जिस तरीके से अशोक जी गाल बजिए,
आप भाई ये बताइए, उत्तर प्रदेश हालत बना दी आपने। विकास में क्या पायदान था राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का आपकी सरकार में? हमारी सरकार में 44 केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पे है, शेष में दूसरे नंबर पे है। अच्छा अशोक जी, एक बार सुन लेते हैं, सुन लीजिए। गुंडागर्दी पे बात करें? अरे कहा अशोक जी, देखिए ऐसे काम नहीं चलता। अच्छा अशोक जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, थोड़ा मौका दिया ना, एक एक करके सर, एक एक करके अशोक यादव जी, ठीक है। तो बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, ये कुछ भी कहते हैं, सुन लेते हैं, प्यार से सुनते हैं। नहीं सर काउंटर कीजिएगा ना, नहीं, आप काउंटर कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। अशोक जी एक बार सुन लीजिए, पहले एक बार सुन लीजिए, हाँ एक बार सुन लीजिए पहले। आप पक्ष लेके बोलते हैं और ज्यादा खराब बोलते हैं हमारे पार्टी के लिए। नहीं, क्यों नहीं बोलते भाई? 1,99,000 सरकारी नौकरी दी थी हमने, 5 लाख सरकारी नौकरी दी है। तुलनात्मक अध्ययन करिए, सरकारी आंकड़े हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय योजनाओं में 44 नंबर है। नहीं राघवेंद्र जी, यही तो सवाल उठा रहे हैं ना, राघवेंद्र जी यही तो सवाल अशोक यादव जी उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि हम इतने परिवारों को मुफ्त में राशन देने जा रहे हैं या आगे भी देंगे, तो इसको लेकर के इस मंशा पर सवाल है कि सक्षम नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब लोग, आप उनकी स्थिति जो है और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है, अब उनको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। हम लोगों ने अशोक जी अच्छा ये बताइए, 15 करोड़ गरीब क्या भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया? अशोक जी माफ करिएगा, आप लोग क्या करते रहे? 4-4 बार सरकारें रही, हमारी तो पहली बार सरकार आई। हम लोग 15 करोड़ गरीबों को राशन तो उपलब्ध करा रहे हैं क्या? हमारे गरीब क्या भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी क्या? ये आप लोगों की गलत नीतियों का कारण हुआ है। अशोक जी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और सपा तीनों की गलत नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश की ये दशा हुई है। ये 15 करोड़ गरीब आए कहां से? इसमें आप आकलन करते नहीं है, आरोप लगा रहे हैं कि आपको गरीब बनाए दे रहे। आपको गरीब नहीं बना रहे, 15 करोड़ गरीब उपलब्ध हैं कि आपकी सरकार में भी थे, उससे पहले आजादी से लेकर अभी तक थे। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक मिनट, मैं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं जरा इसमें, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, राहुल लाल जी को जरा शामिल कर लेता हूँ। राहुल लाल जी, अब ये जो फेज चल रहे हैं, इसमें एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नैरेटिव सेट ये हो रहा है कि राम मंदिर हमने बनाया है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार खड़े रहे हैं और कोई बड़ा भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि पहले की सरकार को देख लीजिए, आज की सरकार को देख लीजिए, लेकिन इस नैरेटिव सेट करने की जो चीजें हैं, क्या उसमें विपक्षी खेमा उस चक्रव्यूह को तोड़ पाने में कामयाब हो रहा है? ये बताने के लिए कि आज की सरकार में बार बार बताया जा रहा है कि बड़े मुद्दे हैं जो कि सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता किस फ्लो में है? देखिए, एक चीज है, तो हम लोग अगर देखें राम मंदिर के मामले को लेके, आप सोचिए कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद खुद अयोध्या में ही वो उत्साह नहीं है उस मामले को लेके। अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो इसके बाद आज के चरण में जो वेव दिखनी चाहिए हम लोगों को, हो सकता है 10 मार्च को मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो तमाम वहां पे पत्रकारों से बातचीत हुई, अपने मित्रों से बातचीत हुई और जो कुछ हमने देखा है वहां पे, तो उस चीज को लेकर एक वो जो बनना चाहिए था वो नहीं बना है। तो कहीं न कहीं एक तरह से विपक्ष यह समझाने में सफल हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था और उस निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा है, सरकार कोई भी होती। तो देखिए, सत्ता पक्ष ने पूरी कोशिश की, कार सेवक पूरे में लगातार जो है कि देखिए प्रसाद वितरण का काम चल रहा है अभी भी इस समय, तो सत्ता पक्ष के प्रयास पूरी तरह से रहे और उड़ाना भी था उनका, क्योंकि राम मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन जनता में उसको लेकर एक तरह से वो लहर और वो तेजी हमें नजर नहीं आई। राहुल, दूसरा चीज, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी आप एक सवाल आप पूछ रहे थे बसपा को लेकर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। बबलू इस बात को बोलो, लाइव है। मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा था, देखिए बहुजन समाज पार्टी तो एक तरह से लड़ाई में नहीं है कहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती कि वो लड़ाई में रहे। बहुजन समाज पार्टी को लेकर कई बार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही कहा कि भाई बड़े मजबूत पार्टी है, उनको काफी सारे लोग उनको वोट दे रहे हैं। तो ये जो अभी ट्रायंगुलर फॉर्म जो मुकाबले होते थे, यानी कि मायावती की जो प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने भी जो तारीफ की थी, यानी कि उसके भी मायने हैं। नहीं, बिल्कुल मायने है शुभेंदु जी। बीजेपी चाहती है कि वो मजबूत हो, थोड़ा बहुत संख्यक वोटों को भी वो काटे, वो दलित वोटों में भी जो संडवारी करे। जो आपने अभी आप ओवैसी का सवाल पूछ रहे थे, देखिए जहां तक ये चरण अब तक चला है, चूंकि अभी सीमांचल में होना बाकी है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तक पतंग का जो कमाल होना चाहिए, ओवैसी जी का जो कमाल होना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक वोटों में कुछ कटिंग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अल्पसंख्यकों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक वोटिंग किया है, इस बार अपने वोटों को बर्बाद नहीं होने दिया है। उनको जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कैंडिडेट अगर लगा है उनको, तो वो वहीं पे जा रहे हैं। भले अगर किसी क्षेत्र में अगर वो कोई दूसरी पार्टी भी अगर है, हालांकि अधिकांशतः जगह मुकाबला सीधे समाजवादी पार्टी के साथ है, तो वहीं पे गया। तो बीजेपी इसलिए चाहती है कि ऐसे स्थिति में कहीं कहीं
बीएसपी अगर मजबूत होती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मामला सुविधाजनक होता। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जरा मनोज मिश्रा जी एक चीज और समझ रहा हूं, प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं और बूथ स्तर के जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, इस फेज में आकर के बूथ मैनेजमेंट को समझना, उसकी महत्वता को समझना, ये कितना ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है और इससे कितना आगे जो फेज आ रहे हैं उसमें परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? नहीं शुभेंदु जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी लगभग 21,000 अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और इसका असर हमने लगभग विगत यूपी में 3 चुनाव में और अन्य राज्यों को चुनाव में भी देखा हुआ है। कारण क्या होता है कि एक विश्वसनीयता, एक एनर्जी के साथ वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता जब अपने घर या अपने क्षेत्र, अपने समाज में जाता है तो वो प्रधानमंत्री से उसकी मुलाकात, उसकी बातों का वो मैसेज कन्वे करने में, और चूंकि चुनाव के दिन कम बचे, अगर हम 6ठे 7वें चरण की बात कर लें तो आज हम 27 तारीख को 5वां चरण खत्म हो गया है, मैक्सिमम या हफ्ते 8 या 9 दिन की बात रह गई। इसका असर जरूर पड़ेगा और ये बड़े नेताओं में, खासकर मोदी जी में ये असर है कि वो जब बनारस 2014 में आए थे तब से लेके अब तक अन्य जिलों में, अन्य विधानसभा सीटों को और अन्य संसदीय सीटों को प्रभावित करते रहे। इस तो मुझे लगता है कि उनकी एक स्ट्रेटजी का या उनकी एक रणनीति का हिस्सा है कि अब बचे 2 चरण हैं, इसमें पूर्वांचल या अन्य जो जिले हैं उनको कितना भाजपा को ताकत दे सके, कितना मोबिलाइज कर सके और कैसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके, ये उनकी रणनीति का हिस्सा और उसमें वो सफल भी हो तो करेंगे भी। जी ठीक है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्ट्रैटेजी पर दूसरे राजनीतिक दल भी इसकी महत्वता को समझते हैं और इसलिए बूथ मैनेजमेंट को ये समझना। मैं जरा जल्दी से राघवेंद्र जी एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जब संसदीय क्षेत्र में पहुंचते हैं, मनोज मिश्रा जी से भी मैं ये समझना चाह रहा था कि बूथ मैनेजमेंट को इस फेज में आकर के इस पर फोकस करना, क्यों नहीं शुरुआती चरणों में भी उस पर ज्यादा और फोकस किया गया। हालांकि पर्चे तक बांटे गए, आपने इस बात का जिक्र भी किया कि गृह मंत्री भी हों, चाहे तमाम आपकी जो संगठन से जुड़े हुए जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो भी आकर के पर्चा बांटते हैं, लेकिन बूथ मैनेजमेंट का ऐसा कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर इस फेज में आकर के नहीं शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव 1 साल पहले से शुरू हो गया था। हम लोगों के यहाँ प्रत्याशी निमित्त होता है, हमारे यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो चुनाव की तैयारी चलने लगती है। हमारे बूथ स्तर का मैनेजमेंट 1 साल पहले से चल रहा है। पन्ना प्रमुखों की बैठकें, जिले की बैठकें, क्षेत्र की बैठकें, प्रदेश की मॉनिटरिंग, ये लगातार चल रही है। इसमें कोई मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी नई चीज नहीं कह रहे हैं। हम लोग लगातार 5 वर्ष चुनाव करते रहते हैं। हम लोग सरकार होती है तो समाज में रहते हैं, सरकार जिन प्रदेशों में नहीं है तो वो लोग हम लोग रहते हैं और संगठन को मजबूत करते रहते हैं। ईमानदारी की बात है, शेष राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी की तुलना कर लीजिए, हम लोग जो है 90% संगठन में मजबूत है और राजनीतिक संगठन स्तर पर नहीं मजबूत है। सब लोग 1-1, 2-2 नेता लेकर के अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से संगठन में काम करती है और संगठन के माध्यम से समाज की सेवा करती है। अब मैं जरा आपके अशोक यादव जी से एक बात करना चाहता हूँ। अशोक यादव जी डिस्टर्ब बहुत करते हैं। अच्छा ये बताइए, बिना आंकड़ों के बात कैसे होगी? क्या राजनीतिक लपाजी करने लगे? चलिए ठीक है। अच्छा आपको यशभारती घोटाला याद है अशोक जी? यशभारती के बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने, आप बोलने नहीं देंगे मैं जानता हूँ क्योंकि आपकी खूब बोलने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बोलने नहीं देंगे, ये वो मंच नहीं है। करने लगते हैं। ये बहुत भले व्यक्ति है और राजनीतिक रूप से खूब परिपक्व भी है। ये धीरे से पूरी बात नहीं कहने देते। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में आपको नहीं होना चाहिए, तो बीजेपी में शामिल करवाएंगे क्या? घोटाला पता है, आज तय भी कर लीजिए थोड़ा राघवेंद्र जी। मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने चलिए माफी के साथ रुक रहा हूँ। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये आप जो पूर्वांचल की लड़ाई है कितनी महत्वपूर्ण है। अलग अलग राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत तो झोंके हुए हैं, लेकिन सफलता किसको कितनी मिलती है ये 10 मार्च को तय हो पाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।